हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज है जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज का डे 6 और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज में हमने डिस्कस किया है अबाउट मेंडलिज्म, मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस, पनेट स्क्वायर्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर के उन्हें देख सकते हैं। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि मेंडल ने 7 जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टडी किया था वन बाय वन एंड उससे उन्हें कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस मिला था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिला था। फिर उसके बाद मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे, यानी एक ही क्रॉस में वो एक साथ दो जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंसिडर करते थे। So Mendel turned his attention to experimenting with dihybrid crosses or two-factor crosses which involve two pairs of contrasting traits. Like Mendel ने जो पहले monohybrid cross किए थे, mono का मतलब ही होता है single and hybrid means hybridization experiments. तो monohybrid cross अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मेंडल ने जैसे स्टेम हाइट लिया था, तो स्टेम हाइट में एक प्लांट टॉल था एंड दूसरा डॉर्फ था। वो ये देखना चाहते थे कि अगर इनका हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे या क्रॉस करेंगे तो उससे हमें F1 जनरेशन में किस तरह के ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। फिर F1 जनरेशन की उन्होंने सेल्फिंग कराई थी एंड उन्होंने फिर इससे ये डिड्यूस किया था कि F2 जनरेशन कैसा आता है एंड लाइकवाइज उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड किया था। तो एक टाइम पे उन्होंने या तो स्टेम हाइट ले लिया था, या तो फ्लावर कलर या फ्लावर पोजीशन या सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, ऐसे करके उन्होंने 7 जेनेटिक कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे। अब जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए तो उन्होंने एक ही क्रॉस में पेरेंट्स जो चूज किए वो ऐसे पेरेंट्स चूज किए जो कम से कम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तो में डिफर करते हो, लाइक उनकी हाइट भी डिफरेंट हो, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग हो एंड उसमें सीड शेप भी कॉन्ट्रास्टिंग हो या सीड कलर भी कॉन्ट्रास्टिंग हो। तो उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इस तरीके से किए, कंसिडरिंग simultaneously he was considering two characters at the same time. अभी हम इसको जैसे जैसे आगे डिस्कस करेंगे पिक्चर आपको और क्लियर होती जाएगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था डाई हाइब्रिड क्रॉस में। सो मेंडल के जो क्रॉसेस होते थे उसका अगर हम एक क्रक्स देखें तो क्या होता था, मेंडल एक पैरेंटल जनरेशन लेते थे, उस पैरेंटल जनरेशन का वो क्रॉस कराते थे तो उससे उन्हें F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिलती थी। फिर वो F1 जनरेशन की हमेशा सेल्फिंग करते थे एंड उससे उनको F2 जनरेशन मिलती थी, द सेकेंड फीलियल जनरेशन। इसी की हेल्प से मेंडल ने जीनोटिपिक फिनोटिपिक क्रॉसेस डिड्यूस किए थे, मेंडल ने अपने लॉज दिए थे एंड पूरा मेंडलिज्म इसी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। दिस इज द क्रक्स ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को डिस्कस करने से पहले लेट्स रिवाइज मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस फर्स्ट। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है मेंडल ने 7 जेनेटिक कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे बट सेपरेटली वन बाय वन। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है सीड कलर का एंड सीड कलर में दो पेरेंट्स हैं शोइंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। एक पेरेंट है जो येलो सीड कलर प्रोड्यूस करता है, दूसरा पेरेंट है जो ग्रीन कलर के सीड्स प्रोड्यूस करता है। जब इनका हमने क्रॉस कराया तो हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में जितने ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो सब येलो सीड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से मेंडल को मिलता है अपना कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, दैट द डोमिनेंट ट्रेट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड वो रिसेसिव वाले का एक्सप्रेशन मास्क कर देता है। दिस शोज कि जो येलो सीड कलर होता है वो डोमिनेंट होता है एंड जो ग्रीन सीड कलर होता है वो रिसेसिव होता है। बट फिर जब यहाँ से आगे सेल्फिंग की जाती है F1 जनरेशन की तो ये देखा जाता है कि F2 जनरेशन में येलो के साथ साथ ग्रीन जो ट्रेट है वो रीअपियर हो गया है, बट 3:1 रेशियो में। दिस शोज कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ग्रीन ट्रेट गॉट अ चांस टू रीअपियर।
इसकी वजह से ही मेंडल को उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिला था, which says that during the formation of gametes, the paired unit factors separate or segregate randomly, which leads to each gamete receiving one or the other trait with equal likelihood. इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एंड उसके इनहेरिटेंस को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, एंड ये इसलिए आज मैं यहाँ रिवाइज कर रही हूँ बिकॉज यही बेसिक्स फॉलो होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। बस होगा क्या, एक कैरेक्टर की जगह दो कैरेक्टर को साइमल्टेनियसली कंसिडर किया जाएगा। अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। सो लाइक डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ क्या हुआ है कि पेरेंटल जनरेशन है, यहाँ पे सीड कलर लिया है येलो कलर, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है दूसरे पेरेंट में, एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे सीड शेप को भी वो कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पे जो सीड है वो राउंड एंड यहाँ पे जो सीड है रिंकल्ड, यानी कि यहाँ पे जो सीड है पेरेंटल जनरेशन में वो येलो कलर शो कर रहा है एंड उसका जो शेप है वो राउंड है। सो इट इज येलो एंड राउंड। एंड जो दूसरा पेरेंट है उसमें जो सीड कलर है वो ग्रीन है एंड जो सीड शेप है वो रिंकल्ड है, एंड साइमल्टेनियसली बोथ द कैरेक्टर्स दैट इज सीड कलर एंड सीड शेप दोनों के इनहेरिटेंस पैटर्न को जब हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन्स टू एंड यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ऑफ पेरेंट्स शोइंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स फॉर टू कैरेक्टर्स। तो जब मेंडल ने ऐसा किया पेरेंटल जनरेशन में, तो उसके क्रॉस से उनको एक F1 जनरेशन मिलती है, उसकी वो सेल्फिंग करते हैं एंड उससे फिर उनको फर्दर F2 जनरेशन मिलती है, एंड वो फिर उन रेशियोज को स्टडी करते हैं कि आखिर किस तरह के फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज हमें ऑब्टेन होते हैं इन F1 एंड F2 जनरेशन, सो दैट ही कैन कंपेयर कि क्या मोनोहाइब्रिड से डाई हाइब्रिड क्रॉस पे जाने पे हमें कुछ चेंज ऑफ रिजल्ट्स मिलता है, चेंज ऑफ रेशियोज आता है एंड आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। सो दैट विल सी इन टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे एक क्रॉस है जिसमें सीड कलर एंड सीड शेप जो हमने इससे पहले अभी देखा था उसको हम डिस्कस करते हैं। सो अ पेरेंट इज देयर विच हैज येलो colored and round shaped seed, एंड दूसरा पेरेंट है उसमें ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप्ड सीड है। ये वो रहे उनके पिक्चर्स, ऐसे सीड्स हैं एंड इनको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में किस तरह के ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। नाउ अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनमें से जो येलो कलर होता है वो डोमिनेंट होता है एंड सीड शेप में राउंड शेप डोमिनेंट होता है। ग्रीन एंड रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। बट क्या ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस शो करता है या नहीं, वो हम देखेंगे। सो जो F1 जनरेशन है उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होते हैं वो सब येलो एंड राउंड होते हैं, यानी उनके जो सीड्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं एंड राउंड शेप के होते हैं। एंड जब इसी F1 की हम सेल्फिंग करते हैं तो हमें F2 जनरेशन में क्या मिलता है, हमें ये देखना है। अब नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो F2 जनरेशन में हमें 3:1 रेशियो में देखने को मिला था डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिले थे, यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं एंड रेशियो बिकम्स 9:3:3:1, जो कि वहां के 3:1 रेशियो से कितना डिफरेंट हो जाता है। सो यहाँ पे हमें अब येलो एंड राउंड, येलो के साथ रिंकल्ड आ गया, ग्रीन के साथ राउंड, ग्रीन के साथ रिंकल्ड, यानी कि 2 डोमिनेंट ट्रेट्स, 1 डोमिनेंट अदर 1 रिसेसिव,
फिर यहाँ ग्रीन रिसेसिव, राउंड इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, रिंकल्ड इज रिसेसिव। इस तरीके से 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हमारे पास यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए हैं इन 9:3:3:1 रेशियो। सो दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमें अब यही समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अगर हम ऐसा करें कि इसको एक्सचेंज कर दें, यानी लास्ट टाइम हमने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें हमने यहाँ पे येलो के साथ राउंड रखा था एंड ग्रीन के साथ रिंकल्ड रखा था, यानी दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स एक साथ पेरेंट में थे एंड यहाँ पे दोनों रिसेसिव वाला एक पेरेंट था। बट अब हम एक ऐसे दो पेरेंट्स लें जिसमें से एक पेरेंट में येलो कलर का सीड तो है बट वो रिंकल्ड है शेप में, एंड यहाँ पे ग्रीन कलर का सीड है बट इट इज राउंड इन शेप, यानी कि डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव ट्रेट। तो क्या इससे हमारे जो रेशियोज है या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो आ रहे हैं उस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ डिफरेंस आता है? लेट्स सी। तो जब ऐसे दो पेरेंट्स को हम क्रॉस करते हैं तो हमें F1 जनरेशन में अगेन येलो एंड राउंड ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स हैव येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड्स। इसकी जब हम सेल्फिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में हमें फिर से वही सेम 4 कॉम्बिनेशंस रिपीट हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स के, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, एंड द रेशियो इज ऑल्सो रिपीटिंग 9:3:3:1। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स में दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स एक साथ हैं या दोनों रिसेसिव या डोमिनेंट रिसेसिव, दैट विल नॉट इम्पैक्ट द रेशियो। जो रेशियो को इम्पैक्ट करेगा वो होगा हम कौन से दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, यानी कि 9:3:3:1 हमारा ये एक यूनिवर्सल रेशियो रहता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन मेंडल्स क्रॉसेस। बट अगेन ये तो अभी बात हो गई सिर्फ क्रॉसेस की, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? रेशियो तो आ रहा है लेकिन ये रेशियो कैसे आया ये अब हमें देखना पड़ेगा। जब हम इन्हीं को सेपरेटली स्टडी करते हैं, दोनों कैरेक्टर्स को जो हमने लिया है, हमने जो सीड कलर लिया है, सीड शेप लिया है, जब हम उसको सेपरेटली देखते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बन जाते हैं। तो जब हम उन्हें सेपरेटली देखते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। तो सेपरेटली देखते हैं तो क्या होता है, येलो सीड होता है और ग्रीन सीड होता है। जब उनके क्रॉसेस करते हैं तो हमें F1 में हमेशा ओनली एंड ओनली वी गेट येलो सीड्स। ओके, सो whenever we have two parents, एक ऐसा पेरेंट जिसमें येलो सीड्स ही प्रोड्यूस होते हैं, दूसरा पेरेंट जिसमें ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, जब हम उनको क्रॉस करते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स दे ऑलवेज शो येलो कलर्ड सीड्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। येलो पूरी तरीके से ग्रीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है। उसके बाद बिकॉज सेग्रीगेशन फॉलो होता है, आगे सेग्रीगेशन होता है, ये हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि कैसे गैमीट्स बनते हैं एंड वो कैसे सेग्रीगेट होते हैं, फिर वो कैसे फ्यूज होते हैं। तो उसकी वजह से F2 जनरेशन में हमें येलो ग्रीन दोनों देखने को मिलेगा इन 3:1 रेशियो। ये तो बात हो गई सीड कलर की। अगर हम सीड शेप को देखें तो सीड शेप में जैसे कि हम यहाँ पे कलर पे नहीं जा रहे हैं, चाहे आप ग्रीन कलर के दोनों सीड्स ले लो चाहे येलो कलर के ले लो, वी आर फोकसिंग ऑन द शेप ओनली राइट नाउ। तो शेप राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है पेरेंट्स में। क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन में यू विल गेट राउंड एंड F2 जनरेशन में यू विल गेट राउंड एंड रिंकल्ड इन 3:1 रेशियो। ये तो हो गए दोनों सेपरेटली। बट जब इसी को हम कंबाइन करते हैं इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस तो हमें जो रेशियोज मिलते हैं वो 9:3:3:1 मिल रहा है। सो क्वेश्चन अराइजेस कि जब हम इसको आप साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड यहाँ लेफ्ट राइट में देख रहे हो कि ऑन वन हैंड यू हैव द सीड कलर, on the other hand you have seed shape, जब आप उनको separately देख रहे हो you get them in 3:1 ratio here, you get them in 3:1 ratio here। तो यहाँ पे रेशियो कैसे चेंज हो रहा है इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो दिस इज बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड दिस इज योर डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 रेशियो आप देखो 3:1 है, इधर भी 3:1 इधर। आप कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर ले लो, प्लांट हाइट,
फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन सब में यही आता है 3:1। लेकिन वही जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन देखते हैं तो वहां हमारा रेशियो हो जाता है 9:3:3:1 एंड इतने 4 कॉम्बिनेशन आते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पे वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। चाहे हम कोई भी कैरेक्टर कंसिडर कर लें, चाहे सीड कलर ले लें, चाहे सीड शेप ले लें। सो हाउ इज दिस हैपनिंग? तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अटेंड किया है, you will be knowing about something which is probability of events. So यहाँ पे दो simultaneous independent events हैं। ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है अपने आप में, सीड कलर का जो इनहेरिटेंस है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है एंड सीड शेप अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यहाँ से जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि येलो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमें पता चलता है कि आउट ऑफ दिस होल इवेंट येलो आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4। सिमिलरली ये एक इवेंट है सीड शेप का, यहाँ पे राउंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/4 एंड यहाँ पे रिंकल्ड की 1/4। यहाँ से हमको प्रोबेबिलिटीज पता चल गई हैं येलो की, ग्रीन की, राउंड की एंड रिंकल्ड की। इसको अब हम अपना बेस बना करके अप्लाई करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है? कॉम्बिनेशन हमें पहला मिला येलो एंड राउंड सीड्स आए। अब येलो एंड राउंड सीड्स कितने होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो प्रोबेबिलिटी में अगर आपने अटेंड किया हो लेक्चर तो आपने दो रूल्स देखे होंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल, यानी प्रोडक्ट लॉ एंड सम लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ कब अप्लाई होता है? वो तब अप्लाई होता है जब दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर करते हैं एंड दे हैव बोथ हैव टू बी फुलफिल्ड, जब एंड लगा हो। जैसे कि यहाँ पे द सीड इज येलो एंड राउंड, the seed is yellow and wrinkled, seed is green and round, seed is green and wrinkled। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ या मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। येलो आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से हमें पता चलेगा फ्रॉम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दैट वाज 3/4 एंड राउंड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से हमें पता चलता है इट इज 3/4 अगेन। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3/4 3/4, so you will get 9/16। अगर आप 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 को ऐड करोगे दैट विल गिव यू 16। सो आउट ऑफ 16 9 कितने हुए? येलो एंड राउंड। सिमिलरली यहाँ पे आप येलो एंड रिंकल्ड के लिए कर सकते हो, येलो इज 3/4, रिंकल्ड इज 1/4 एंड आप उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कितनी है ऑफ गेटिंग अ येलो एंड रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके यू कैन इजिली obtain the ratio या probability of getting a offspring of particular trait, कि इस particular trait के offsprings कितने रेशियो में आएंगे या क्या probability है उनके आने की, if you apply the product law और multiplication rule। एंड इसके लिए आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता होना जरूरी है बिकॉज वो हमारा बेसिस फॉर्म करता है इस पूरे मेंडलिज्म का। सो ये जो एक कंफ्यूजन या डाउट रहा है दिमाग में हमारे अभी तक कि मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस में तो हमें F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो में ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे थे एंड दैट टू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, एंड वही डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में क्या हुआ है कि F2 जनरेशन में हमें ऑफस्प्रिंग्स 4 अलग अलग तरह के मिल रहे हैं, 4 डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स एंड दैट टू इन 9:3:3:1 रेशियो। ये कैसे हो रहा है चीज? तो इसको हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से समझते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में हमने एक इवेंट देखा था कि हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस कर लेते हैं,
एक कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें ऊपर हेड्स होता है, एक तरफ टेल्स होता है, दो साइड्स होते हैं कॉइन के। तो ये एक इवेंट हो गया। कभी कभी हम एक साथ दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, टू डिफरेंट कॉइन्स वी हैव। तो ये दो इवेंट्स हो गए। ये हो रहे हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, बट ये इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, इंडिपेंडेंट इन द सेंस लाइक एक कॉइन है, उसको अगर हम टॉस करते हैं तो या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, ठीक है, एनीथिंग। यहाँ पे जब हम दो कॉइन्स टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो इसमें हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, एनीथिंग। सिमिलरली इसमें भी हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, एनीथिंग, एनी ऑफ द टू। इस कॉइन का इस कॉइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, द सेकेंड वन, एंड द सेकेंड कॉइन विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द फर्स्ट वन। ये जो कॉइन्स है इनका एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल देगा या इसके रिजल्ट को ये इन्फ्लुएंस करने लगेगा। ये बस ऐसे हो रहे हैं कि दो कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है दोनों में, उनका एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। The same thing occurs in the case of monohybrid cross and dihybrid cross. ये एक monohybrid cross की तरह इवेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉइन है, ठीक है, यानी एक जेनेटिक कैरेक्टर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम एक साथ दो जेनेटिक कैरेक्टर्स को ले रहे हैं, बट वो दो जेनेटिक कैरेक्टर सिर्फ साइमल्टेनियसली इनहेरिट हो रहे हैं, उनका एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, यानी कि वो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड यही हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करता है। सो since two pair of contrasting traits are inherited independently, the possible F2 phenotypes can be predicted using product law or multiplication rule using probability. तो प्रोबेबिलिटी में हमने ये देखा था कि जब कोई दो इवेंट्स या मल्टीपल इवेंट्स होते हैं तो उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन लॉज, एंड जब वो दोनों इवेंट में को होना कंपलसरी होता है टू बी फुलफिल्ड, यानी यहाँ पे हम दो ले रहे हैं कैरेक्टर्स, सीड शेप भी ले रहे हैं, सीड कलर ले रहे हैं, दोनों आते हैं हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स में है, बोथ हैव टू अकर, तो वहां पे हम प्रोडक्ट लॉ या मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करके हम समझ सकते हैं कि F2 जनरेशन कैसे आएगी, उसका फिनोटाइप कैसा होगा। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल का सेकेंड लॉ था आफ्टर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से दिए थे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल कहते हैं कि ड्यूरिंग गैमीट formation segregating pairs of unit factors assort independently of each other. So मेंडल ने जैसे कि अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कहा था कि अगर येलो है सीड कलर एंड ग्रीन सीड कलर, ये साथ में है दोनों यूनिट फैक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म में, तो जब उसके गैमीट्स बनेंगे तो किसी भी गैमीट में रैंडमली कैपिटल वाई जा सकता है एंड स्मॉल वाई किसी और गैमीट में चला जाएगा, इनका सेग्रीगेशन हो जाएगा रैंडमली। या अगर राउंड सीड शेप है एंड रिंकल सीड शेप है, ये दोनों साथ में हेट्रोजाइगस है, किसी और कोई ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोजाइगस है इसके लिए, तो ये भले साथ में एग्जिस्ट करते होंगे बट जब गैमीट फॉर्मेशन होगा दे विल सेग्रीगेट या सेपरेट आउट रैंडमली, एक गैमीट में कैपिटल आर चला जाएगा एंड एक गैमीट में स्मॉल आर चला जाएगा। बट व्हाट इफ जब ये एक ऑर्गेनिज्म हो दो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस, यानी कि उसमें कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है, कैपिटल आर भी है एंड स्मॉल आर भी है, इन दैट केस क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो कैपिटल वाई है ये आर को इन्फ्लुएंस करने लगे, या ये जो आर है ये वाई को इन्फ्लुएंस करने लगे समहाउ? बिकॉज इतना तो हमें पता है फ्रॉम सेग्रीगेशन
कि वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, उनका सेग्रीगेशन एकदम रैंडम तरीके से होता है। बट व्हाट इफ the organism is heterozygous for two different genetic characters, यानी सीड शेप एंड सीड कलर के लिए वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों चीजों के लिए हेट्रोजाइगस है या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उसमें है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब येलो सेग्रीगेट कर रहा हो तो वो बायस्ड हो जाए कैपिटल आर के लिए या स्मॉल आर के लिए? जैसे वाई एक गैमीट में जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो बायस्ड हो जाए कि नहीं, मैं तो कैपिटल आर के साथ ही सेपरेट आउट करूंगा या स्मॉल आर के साथ ही करूंगा। क्या ऐसा इन्फ्लुएंस हो सकता है सीड कलर का सीड शेप के ऊपर या सीड शेप का सीड कलर के ऊपर? तो ये चीज मेंडल ने रियलाइज करी फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो, क्योंकि चारों अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन आ रहे थे, येलो राउंड, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड, हर तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहा था। दैट मीन्स इनका जो असॉर्टमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट तरीके से होता है, यानी कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है। सिमिलरली स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी हो सकता है एंड स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है, यानी ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। एंड दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय मेंडल, विच सेज कि जब यूनिट फैक्टर्स पेयर में होते हैं एंड दे आर सेग्रीगेटिंग, उनका असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट होता है। तो अब इसी चीज को हम जीनोटिपिक एंगल से देखें अगर, तो हमें समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट है जो कि येलो कलर के सीड्स होते हैं जिसमें राउंड शेप के सीड्स होते हैं, एंड दूसरे पेरेंट के पास ग्रीन कलर के सीड्स होते हैं एंड रिंकल्ड शेप्ड के सीड्स। सो वी हैव टू डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स यहाँ पे। वन इज सीड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, इन दोनों को हम साथ में स्टडी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड यहाँ पे इनका जीनोटाइप भी मेंशन किया, ये येलो है एंड ये होमोजाइगस येलो है, यानी इसमें दोनों जो आपके ये एलील्स हैं वो कैपिटल वाई हैं, एंड जो राउंड है उसके लिए भी ये होमोजाइगस है। हमने ये चीज पढ़ रखी है पहले कि वो हमेशा प्योर लाइन पेरेंट्स लेते थे। एंड दूसरा जो पेरेंट है वो रिसेसिव है, ग्रीन रिसेसिव एंड रिंकल्ड रिसेसिव। ना इनका जब गेमीट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे एक ही तरह के गेमीट्स बन सकते हैं, दैट इज कैपिटल वाई और कैपिटल आर होगा। जितने भी गेमीट्स बनेंगे सब में ये दोनों चीजें होंगी। यहाँ पे जितने गेमीट्स बनेंगे उसमें सब में स्मॉल वाई और स्मॉल आर ही हो सकता है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ये एकदम प्योर लाइन पेरेंट्स हैं। अब ये आपस में दोनों गेमीट्स फ्यूज करेंगे तो हमें F1 जनरेशन में कैपिटल वाई कैपिटल आर मिलेगा, साथ में इधर से आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो हमारा कंबाइन करके जीनोटाइप हो जाएगा डोमिनेंट वाई रिसेसिव वाई, डोमिनेंट आर रिसेसिव आर, वाई वाई आर आर। एंड जो हमारा ऑफस्प्रिंग होते हैं फिनोटिपिकली वो सब येलो एंड राउंड होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट है ऑन स्मॉल वाई, तो ये इसको मास्क कर देगा, एंड जो आर है वो डोमिनेंट है ऑन स्मॉल आर, तो ये इसको मास्क कर देगा। तो एज अ रिजल्ट हमें येलो एंड राउंड सीड्स ही देखने को मिलेंगे इन F1 जनरेशन। ये तो डोमिनेंस का रूल हो गया सिंपल सा। अब इसके बाद जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये F1 जनरेशन आई थी अभी, येलो एंड राउंड है बट ये हेट्रोजाइगस येलो राउंड, इसमें डोमिनेंट एलील भी है रिसेसिव एलील भी है दोनों के लिए। अब इसकी जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो रिजल्ट में हमें किस तरह के गैमीट्स मिलते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें गैमीट में कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी दोनों डोमिनेंट मिल रहे हैं। फिर एक दूसरे टाइप का गैमीट मिल सकता है जिसमें एक कैपिटल वाई हो यानी डोमिनेंट एंड दूसरा स्मॉल आर, विच इज द रिसेसिव ट्रेट फॉर शेप सीड शेप। दूसरे में सॉरी थर्ड में हमें मिलता है स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, एंड लास्ट में हमें कॉम्बिनेशन मिल सकता है स्मॉल वाई स्मॉल आर। यानी जितनी तरीके से पॉसिबली ये कंबाइन हो सकते थे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते थे, इन्होंने बनाए।
बिकॉज कैपिटल वाई के साथ यहाँ पे कैपिटल आर भी आ रहा है, स्मॉल आर भी आ रहा है, एंड सिमिलरली स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ रहा है, स्मॉल आर भी आ रहा है. दिस इज सिंपली नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सेग्रीगेशन तो हो ही रहा है बिकॉज ऑल दीज आर सेग्रीगेटिंग. कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपस में सेग्रीगेट होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर सेग्रीगेट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम येलो का राउंड पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, राउंड का येलो से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. ये इंडिपेंडेंट हैं दोनों, भले साथ में है, साइमल्टेनियसली हम इनके इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं, बट देयर असॉर्टमेंट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इसीलिए हमें ये चार तरह के यहाँ पे गैमीट्स देखने को मिले हैं. सिमिलरली एक F1 पेरेंट आएगा, उसमें भी यही गैमीट्स होंगे, दूसरा जो F1 आएगा उसमें भी ऐसे गैमीट्स होंगे. जब इनकी हम सेल्फिंग कराएंगे तो उससे अब हम देखेंगे F2 जनरेशन. तो यहाँ पे अब होगी इन दोनों की सेल्फिंग. अब इन सेल्फिंग में क्या होगा कि रैंडमली कोई भी दो गैमीट आपस में फ्यूज कर जाएंगे, चाहे ये वाला गैमीट इसी गैमीट से जाके फ्यूज कर जाए, ये वाला इससे फ्यूज कर जाए, ये वाला गैमीट इससे फ्यूज कर जाए, ये वाला गैमीट इससे फ्यूज कर जाए, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, कोई सा गैमीट किसी से भी, ये वाला इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, एनी टू गैमीट्स रैंडमली कैन फ्यूज. तो उससे अब हम देखते हैं F2 जनरेशन कैसी आती है हमारी. F2 जनरेशन को देखने के लिए ऑब्वियसली हमें पिनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बिकॉज इतना इजी नहीं होगा. वो जो हमने एक ब्रांच डायग्राम देखा था जो मोनोहाइब्रिड में बना लेते थे हम इजिली एरो को कंबाइन करके और सेपरेट आउट करके, वो मोनोहाइब्रिड तक तो ठीक था, बट यहाँ पे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो ऑब्वियसली पिनेट स्क्वायर्स कम इन वेरी हैंडी. एंड पिनेट स्क्वायर्स को ड्रॉ करने अगर आपको सीखना है तो आप पिनेट स्क्वायर वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पिनेट स्क्वायर्स का क्या कंसेप्ट होता है, एंड उससे इजी हो जाता है काफी सारी चीजें. तो यहाँ पे जितने मेल के यानी जो फादर के जितने गैमीट्स थे वो सारे यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, एंड जितने फीमेल के गैमीट्स थे वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एंड देन वी कंबाइन ऑल वन बाय वन. जैसे कि यहाँ पे ग्रिड वाइज चलता है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन ये है, देन इसका एंड इधर वाले गैमीट का कॉम्बिनेशन ये है, इस गैमीट का कॉम्बिनेशन, इस गैमीट का कॉम्बिनेशन ये. इस तरीके से आप सब गैमीट्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हो. सिमिलरली अगर हम इधर देखें इस वाले का कॉम्बिनेशन, एक सेकेंड, इस गैमीट का कॉम्बिनेशन इधर है along with this gamete, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ऐसे है. इस तरह से आप पिन स्क्वायर्स ड्रॉ करते हो एंड यू गेट ऑल द पॉसिबिलिटीज कि कितने पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं इसमें. अब हम देख लेते हैं कि इनका फिनोटाइप क्या होगा यूजिंग दीज जीनोटाइप्स. बिकॉज यहाँ पे सारे डोमिनेंट है एलील्स, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, येलो एंड राउंड हो जाएगा. यहाँ पे भी डोमिनेंट ही है, यहाँ पे एक स्मॉल आर है तो क्या हुआ, एक कैपिटल आर होने की वजह से ये भी येलो एंड राउंड हो जाएगा. यहाँ पे भी हमें येलो, तो यहाँ पे डेफिनेट है कि यहाँ येलो होगा बिकॉज होमोजाइगस है, यहाँ हेट्रोजाइगस है फिर भी कैपिटल आर है तो येलो राउंड. यहाँ पे भी एक कैपिटल वाई है कि एक कैपिटल आर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी येलो एंड राउंड होगा. तो पहला जो आपका रो है उसमें पूरा येलो एंड राउंड है. देन उसके बाद इधर भी एक ये होमोजाइगस है, ये एक कैपिटल आर है तो ये भी येलो राउंड. यहाँ पे होमोजाइगस है फॉर येलो कलर, बट यहाँ पे राउंड नहीं है, दोनों स्मॉल आर हैं तो बिकॉज ऑफ स्मॉल आर ये रिंकल्ड हो जाएगा आपका. यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, दोनों फिर से येलो एंड राउंड. यहाँ पे एक कैपिटल वाई है बाकी स्मॉल आर है तो ये आपका हो जाएगा येलो एंड रिंकल्ड.
देन अगेन दिस विल बी येलो एंड राउंड, सिंपल डोमिनेंस का कंसेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पे। दिस विल बी अगेन येलो एंड राउंड, यहाँ पे राउंड तो होगा बट बिकॉज दोनों स्मॉल वाई हैं तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा, नॉट येलो बट ग्रीन कलर, अगेन ग्रीन कलर बट राउंड शेप, यहाँ पे अगेन येलो राउंड, येलो बट wrinkled, ग्रीन राउंड, लास्ट वाला ग्रीन एंड wrinkled। तो अगर हम काउंट करें तो एक येलो और राउंड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से 9 हो गए आपके येलो एंड राउंड ऑफ स्प्रिंग्स। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो येलो एंड रिंकल्ड, तो येलो एंड रिंकल्ड में 1 2 एंड दिस वन 3। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट वुड बी ग्रीन एंड राउंड, तो ग्रीन एंड राउंड 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गए ग्रीन एंड राउंड, एंड लास्ट वाला एक बचता है सिर्फ और सिर्फ जो कि है हमारा ग्रीन एंड रिंकल, सिंगल वन, सिर्फ और सिर्फ एक। सो इस तरीके से हमने इस पनेट स्क्वायर में देखा कि कैसे हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आए हैं ऑफस्प्रिंग्स के, कितने रेशियो में आए हैं, एंड हमने सबका फिनोटाइप भी प्रिडिक्ट कर दिया यूजिंग द जीनोटाइप्स। अब ये जो पिनेट स्क्वायर है वो काफी लेंदी प्रोसेस है एंड वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। बट व्हाट इफ अगर आपको ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा, पेंटा या मल्टीपल हाइब्रिड्स के लिए निकालना हो तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप पिनेट स्क्वायर्स बनाते रहो, बहुत बड़े पिनेट स्क्वायर्स बनेंगे। यही वाला बहुत बड़ा था डाई हाइब्रिड का। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसे फोक्ड लाइन या ब्रांच डायग्राम मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे पॉसिबल गैमीट्स के एलील्स होते हैं, जैसे कैपिटल वाई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्मॉल वाई, क्योंकि मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स लिए थे उसमें सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रास्ट होते थे। ऐसा नहीं था कि उसमें ट्रिपल या क्वाड्रपल करके ऐसे मल्टीपल्स में हो गए कॉन्ट्रास्टिंग, 2 ही कॉन्ट्रास्टिंग होते थे, या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। 2 ही एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज होती थी। तो या तो जैसे यहाँ पे ये ग्रीन हो सकता है या तो सॉरी येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है, राउंड हो सकता है या तो रिंकल्ड, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी उन्होंने नहीं ली थी, तो इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो फोक लाइन मेथड में हम पहले एक कैरेक्टर को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहले कलर को ले लिया है, कलर कंसिडर किया है, कलर में पहले येलो वाला लिख दिया डोमिनेंट वाला और फिर ये रिसेसिव ग्रीन वाला, एंड उसकी पॉसिबिलिटीज लिख दी जो हमने मोनो हाइब्रिड से निकाली थी, 3/4 आता है एंड ग्रीन 1/4 आता है। फिर उसको हमने 2 ब्रांचेस में कर दिया बिकॉज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, येलो जो कैपिटल वाई है वो किसी के साथ भी जा सकता है, राउंड के साथ भी जा सकता है, रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है, ऐसा कोई बाइस्डनेस नहीं है कि वो सिर्फ रिंकल्ड के साथ ही जाएगा या सिर्फ राउंड के साथ ही। तो यहाँ जब हम शेप कंसिडर कर रहे हैं तो येलो के साथ हमने दोनों पॉसिबिलिटीज को मेंशन कर दिया, राउंड को भी और रिंकल्ड को भी, एंड उनकी अपनी जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं 3/4 1/4 वो भी मेंशन कर दी है। तो जब y और कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर होंगे, इनकी साथ में कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज होंगी, तो 3/4 येलो एंड राउंड दोनों हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ यानी मल्टीप्लीकेशन, तो ये कम करके आएगा 3 × 3 विल बी 9, 4 × 4 इज 16 एंड वाई आर, यानी कि यहाँ से आप फिनोटाइप बता सकते हो इजिली उसका, नॉट जीनोटाइप, बिकॉज जीनोटाइप तो बहुत तरह के आते हैं, ये फिनोटाइप है बेसिकली आपका।
यहाँ पे सेकंड प्लेस पे चाहे तो कैपिटल वाई भी हो सकता है, चाहे तो कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी, दैट वोंट अफेक्ट द फिनोटाइप, क्योंकि फिनोटाइप तो येलो एंड राउंड ही रहेगा। बिकॉज एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर हो गया, मतलब कि येलो एंड राउंड ही रहेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 9/16 एंड येलो एंड राउंड। सिमिलरली कैपिटल वाई स्मॉल आर विद देयर रिस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज, तो यहाँ पे आता है 3/16 येलो एंड रिंकल्ड। फिर जब हम रिंकल्ड के साथ देखते हैं राउंड को, तो रिंकल्ड एंड राउंड का आता है कंबाइंड पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 3/16 ग्रीन एंड राउंड। फिर उसके बाद ग्रीन एंड रिंकल्ड में आता है 1/16 ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो अभी आपने पिनेट स्क्वायर में भी यही रिजल्ट निकाला था, फोक लाइन या ब्रांच डायग्राम से भी यही रिजल्ट निकला है, यानी कि ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। बस पिनेट स्क्वायर बहुत डिटेल हो जाता है, उसमें आपको एक एक का जीनोटाइप भी पता होता है, बट उतना हमें नहीं डिटेल में चाहिए होता है, हमें सिर्फ रेशियोज चाहिए होते हैं और उसका फिनोटाइप चाहिए होता है। जब इस तरह का हो तो ये जो एक शॉर्टकट मेथड है फोक लाइन या ब्रांच डायग्राम मेथड, उसको आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। ये हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ देखा, आप इसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने येलो लिया है और ग्रीन लिया है, ये हमारा कलर हो गया एक कैरेक्टर, फिर एक कैरेक्टर हो गया सीड शेप, राउंड हो गया, रिंकल्ड हो गया, फिर राउंड रिंकल्ड। फिर उसके बाद हमने स्टेम हाइट भी ले ली है, साथ में हाइट भी ले ली, टॉल एंड ड्वार्फ। तो यहाँ पे हम इन तीनों का जो होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। अब ट्राई हाइब्रिड है तो ऑब्वियसली तीन कैरेक्टर्स को आप स्टडी करोगे एट सेम टाइम, बट ऑल द थ्री कैरेक्टर्स विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो येलो के साथ कैपिटल आर भी हो सकता है, येलो के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर कैपिटल टी या स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जितना ज्यादा आपके कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, आपका ब्रांच उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतना ज्यादा ब्रांचेस आपके एड ऑन होते जाएंगे। अभी यहाँ पे 3 ब्रांचेस हुए हैं बिकॉज आपने 3 कैरेक्टर्स लिए हैं, तो एक हो गया सीड कलर, एक हो गया सीड शेप, एक हो गया स्टेम हाइट। तो यहाँ पे विद देयर रिस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज, बिकॉज टॉल 3/4 टाइम्स आता है एंड डॉर्फ 1/4 ही होता है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल टी साथ में होने की उनकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 27/64 येलो एंड राउंड सीड विद टॉल हाइट, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें येलो कलर का सीड हो, राउंड शेप का सीड हो एंड टॉल हाइट हो उस प्लांट की, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज है, यानी कि आउट ऑफ 64 27 इतने ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं। ये हमारा एक हो गया। ऐसे इस तरीके से आप अलग अलग और सबके लिए निकाल सकते हो। तो कितने आएंगे आपके पास फिनोटाइप्स, इससे आपको पता चल सकता है इतने सारे फिनोटाइप्स आएंगे। एंड ये रेशियो भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेशियो किस तरीके का आ रहा है, 27:9:9:3:9:3:3:1 रेशियो में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस with all the phenotype possibilities, yellow and round and tall, yellow and round and dwarf, yellow and wrinkled and tall, yellow and wrinkled and dwarf, green and round and tall, green round and dwarf, green wrinkled and tall, green wrinkled and dwarf। इतनी सारी फिनोटिपिक पॉसिबिलिटीज हैं और उनके कितना प्रोबेबिलिटी है, उनकी कितनी पॉसिबिलिटी है आने की, वो भी साथ में यहाँ पे मेंशन है। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, ये मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, वन लास्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली ऐसा पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कि अगर ऐसे दो पेरेंट्स को हम क्रॉस करेंगे तो हमें कितने गैमीट्स मिल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप्स ऑब्टेन हो सकते हैं, जीनोटाइप्स ऑब्टेन हो सकते हैं।
तो उसके यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आपको वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। उसके लिए आपको पिनेट स्क्वायर या फोक लाइन मेथड या ब्रांच डायग्राम ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैथमेटिकल चीज है ये। आप वैल्यूज रखिए एंड कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे कि इसको यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको ये पता लगाना है कि नंबर ऑफ गेमीट्स कितने फॉर्म होंगे या नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने अलग अलग तरह के आएंगे या कितने कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप्स आ सकते हैं, एंड आपको क्वेश्चन में टेट्रा पेंटा या उससे भी बड़े हाइब्रिड पेरेंट्स दे रखे हैं, तो वो आप नहीं बना सकते हो इतनी जल्दी पुनेट स्क्वायर या आप किसी भी शॉर्टकट मेथड से। तो उसके लिए यही मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली आपको एक एन वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए एंड आपका काम बहुत आसान हो जाता है। एंड एन मीन्स हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है जिसमें कि सीड कलर, सीड शेप और स्टेम हाइट लिया हुआ है। ये जो दो पेरेंट्स हैं ये वैसे तो हेटेरोजाइगस हैं फॉर सीड कलर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों दिख रहा है। स्टेम हाइट के लिए भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, बट होमोजाइगस है फॉर सीड शेप, स्मॉल आर। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, हमें सिर्फ हेटेरोजाइगस जीन पेयर कंसिडर करना है। तो वो हम हेटेरोजाइगस जीन पेयर देखते हैं, एक वन ये हो गया एंड सेकंड ये हो गया। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 हम यहाँ पे जब रखेंगे 2 टू द पावर 2, तो हमें मिलेगा 4, यानी कि यहाँ पे हमें 4 अलग अलग तरह के गेमीट्स मिलेंगे एंड दैट यू कैन मेक आउट ऑल्सो फ्रॉम हियर। ये जो पेरेंट है जब गेमीट बनाएगा तो एक बार कैपिटल वाई आएगा, उसके साथ स्मॉल आर और कैपिटल टी, एक गेमीट तो ये बना लेगा। दूसरा गेमीट ये बना लेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल टी। थर्ड गेमीट जो ये बनाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल टी। फोर्थ गेमीट जो बनाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल टी। तो इस तरह से ईच पेरेंट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ गेमीट्स इज 4। अगर यही हमें पता लगाना हो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे उसमें कितनी तरह के फिनोटाइप्स हैं, तो उसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, अगेन 2 टू द पावर n, जिसमें आप 2 टू द पावर 2 रखोगे तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आपको मिलेंगे जब आप ऑफस्प्रिंग को देखोगे जो इस क्रॉस से आएगा। एंड जो जीनोटाइप है उसके लिए फॉर्मूला होता है 3 टू द पावर n, तो 3 टू द पावर n यानी कि यहाँ पे आपको 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स देखने को मिलेंगे ऑफस्प्रिंग में। So this is about dihybrid cross, एंड इस तरह से मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग लॉस प्रपोज किए एंड जिसको अभी तक हमने डिटेल में डिस्कस किया इन 6 डिफरेंट लेक्चर्स। अब इसके आने वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड अबाउट पेडिग्री एनालिसिस, एंड उसके बाद हमारा मेंडलिज्म पूरा कंक्लूड हो जाएगा and then we'll take up extra Mendelian inheritance. So yeah, that's it for today's lecture. Thank you. Keep learning and keep revising.